इस लेक्चर में हम एफएससी फिजिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 के 100 एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करेंगे। इन एमसीक्यूज़ की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यह है कि इसमें हर चैप्टर और हर टॉपिक के एमसीक्यूज़ इंक्लूडेड है और हम इसकी डिस्कशन बहुत आराम से ऐसे अंदाज में करेंगे कि सिर्फ आपको करेक्ट आंसर नहीं बताएंगे बल्कि उसमें हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो ऐसा समझ लीजिए कि इन 100 एमसीक्यू से हम पूरा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर फिजिक्स की रिवीजन करने वाले हैं। चाहे आप नम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एमडीकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप केएमयू एमडीकेट यूएचएस है या आप किसी इंजीनियरिंग की ईकेट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आपके पूरे फिजिक्स की रिवीजन कर देगी। ये एक वीडियो लेंथी ज़रूर होगी लेकिन आपने किसी पॉइंट को मिस नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मॉक टेस्ट था नम्स के लिए बाय द वे और उसके सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1, a container is divided into two equal portions. One portion contains an ideal gas at pressure P and temperature T while the other portion is a perfect vacuum. ये important point. If a hole is opened between the two portions तो क्या होगा? एक आइडियल गैस को हमने रखा है किसी कंटेनर में जिसके दो पोर्शंस हैं। ये जो एक पोर्शन है इसका प्रेशर P है और टेम्परेचर T है, जबकि दूसरा वाला पोर्शन ये कम्प्लीटली वैक्यूम है, परफेक्ट वैक्यूम है। अगर हम इसके बिटवीन एक होल कर दे तो क्या होगा? गिवन ऑप्शंस में से तीन चीज़ें हैं, इंटरनल एनर्जी में चेंज, टेम्परेचर में चेंज और प्रेशर में चेंज। तो किस चीज़ में चेंज आएगी या नहीं आएगी? देखिए, वैक्यूम में जब भी गैस एक्सपैंड होती है, होल करने से क्या होगा कि यहाँ पर जो गैस है वो एक्सपैंड हो जाएगा इनटू वैक्यूम। तो जब भी गैस एक्सपैंड होती है इन वैक्यूम, याद रखिए कि थर्मोडायनामिक में ये प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। The expansion of a gas in vacuum is isothermal process. ये एक अलग एमसीक्यू हो गया। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब गिवन ऑप्शन में से देखिए, ऑप्शन ए, देयर विल बी अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ऑप्शन बी, देयर विल बी अ चेंज इन टेम्परेचर, नहीं होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ऑप्शन सी, देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें कहते हैं कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के हाफ के इक्वल हो तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? ये एक शॉर्टकट है। जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज मैक्सिमम होती है, रेंज मैक्सिमम कौन से थीटा पर होती है? 45 डिग्री पर। तो उस केस में मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के हाफ के इक्वल होती है। 45 डिग्री करेक्ट आंसर। अब इसमें इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपको बताया जाए एक प्रोजेक्टाइल है जिसको 45 डिग्री एंगल पर लॉन्च किया गया और उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 जॉल है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो इसका हाफ 50 जॉल होगी। ये एक शॉर्टकट आप इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, a 100 kg man runs up a hill through a height of 4 meter in 2 seconds. How much work does he do against gravitational force? एक मैन है जिसका मास हमें गिवन है और वो 4 मीटर हाइट पर ऊपर जाता है एक पहाड़ी पर, तो वो कितना वर्क डन करता है? इन दिस केस जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा दैट इज एम जी एच, मास, हाइट और जी को मल्टीप्लाई करें। जी की वैल्यू को हम इनिशियली 10 कंसिडर करते हैं, फिर हमारा आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा। मास कितना है? 100 है, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4,
तो ये आप मल्टीप्लाई करें, ये 4000 जूल आता है, लेकिन गिवन ऑप्शन में से 4000 नहीं है, 3920 है। ये करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जी की वैल्यू पुट की है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हमने 10 पुट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस has a half-life of 5 hours. Half-life 5 hours है. If the initial amount of the substance is 160 grams, how much will remain after 15 hours? Initial amount given है, half-life given है और total time given है। तो आपको पहले बताया है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए आपने स्मॉल n को फाइंड करना है। स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। इस दौरान कितने हाफ लाइफ से ये सब्सटेंस गुजरेगा और ये इक्वल होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। टोटल टाइम कितना है 15 आवर्स है, हाफ लाइफ 5 आवर्स है, सो दिस इज इक्वल टू 3। ये ऊपर भी आर है नीचे भी आर है, आर आर कैंसिल होकर आंसर 3, मतलब कि 3 दफ़ा ये सब्सटेंस हाफ लाइफ से गुजरेगा। अब हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि ये इनिशियल अमाउंट के 50% हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। तो एक दफ़ा हाफ लाइफ गुजरने से ये 80 हो जाएगा। फॉर द सेकंड टाइम इट विल गो टू 40 और थर्ड टाइम ये 20 ग्राम रह जाएगा। तो आंसर इज 20 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 5। इफ द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 8 आवर्स, अगर हाफ लाइफ 8 आवर्स है, व्हाट इज द डिके कांस्टेंट ऑफ द सब्सटेंस? डिके कांस्टेंट को फाइंड कर लीजिए। तो हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट का रिलेशन क्या है, फार्मूला आपको आना चाहिए इस केस में, एंड दैट इज the decay constant is equal to natural log of 2 divided by half life। नेचुरल लॉग की वैल्यू क्या है? नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू है 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, जो कि 8 आवर्स हमें गिवन है। ठीक है, तो ये इस पर डिवाइड करें। अब इसकी डिवीजन कैसे करेंगे? 0.693 को मैं लिख सकता हूँ 693 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, और डिवाइडेड बाय 8 आवर्स कर दे। अब इसको 8 पर डिवाइड कर लीजिए, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8 और 8 8 ज़ा 64, यहाँ पर 5 रह गया तो ये 53 हो जाएगा, एंड 8 6 ज़ा 48, ये अप्रोक्सीमेटली 86 आता है। लेकिन यहाँ पर 86 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 है, तो इस -3 को और यूनिट इज पर आर, इस -3 को सॉल्व करें तो ये 3 डिजिट्स पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा 0.086 पर आर अप्रोक्सीमेट। अब इस तरह का आंसर ढूंढे, गिवन ऑप्शन में से आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, द इनिशियल एक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल इज 2000 becquerel। आफ्टर 10 आवर्स द एक्टिविटी रिड्यूसेस टू 250 becquerel। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट हाफ लाइफ? हमें इनिशियल और फाइनल अमाउंट गिवन है और हाफ लाइफ हमसे मांगा है। इनिशियल अमाउंट वो 2000 becquerel है और 10 आवर्स गुजरने के बाद जो अमाउंट रह जाती है वो 250 है। तो इस दौरान कितने हाफ लाइफ से गुजरा होगा? 2000 becquerel है अगर इनिशियल अमाउंट, तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये कितना रहेगा? 1000 रहेगा becquerel। सेकंड हाफ लाइफ के बाद ये इसका हाफ हो जाएगा 500 becquerel, और थर्ड हाफ लाइफ के बाद ये रह जाएगा 250 becquerel, जो कि हमें गिवन है, जिसका मतलब है कि स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 3 है। अब वही फार्मूला यूज़ करें, n इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। अब हमें टोटल टाइम भी गिवन है, एन भी हमने फाइंड कर लिया और हाफ लाइफ को फाइंड करना है। तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। टोटल टाइम कितना है? 10 आवर्स है, डिवाइडेड बाय 3 कर ले तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाती है 3.3 आवर्स, जो कि अप्रोक्सीमेट आंसर 3 आवर्स बनता है इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस
decays to 25% of original quantity in 12 hours, what is its half life? 25% का मतलब क्या है? दो हाफ लाइव्स। क्यों? क्योंकि अगर इनिशियल अमाउंट 100% है तो एक हाफ लाइफ के बाद ये रह जाएगा 50% और दूसरे के बाद ये रह जाएगा 25%। तो दो दफ़ा हाफ लाइफ से गुजरा है 12 आवर्स में। इसका हाफ लाइफ क्या है? 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 8, what fraction of a radioactive substance remains after 4 half lives? 4 half lives के बाद कितना फ्रैक्शन रहता है? तो इसका फार्मूला क्या है? जो फ्रैक्शन रहता है रिमेनिंग फ्रैक्शन, उसका फार्मूला होता है 1 डिवाइड बाई 2 टू द पावर स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। इसमें पुट करें 4, पुट करें 1 डिवाइड बाई 4, मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें एंड दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 16, ऑप्शन सी। Question 9. A bomber drop a bomb when it is vertically above the target. It missed the target because of, वो अपने टारगेट को मिस करता है क्यों? Due to the horizontal component of velocity. प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक में ये चीज़ पढ़ा होगा कि जब भी कोई चीज़ अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूव करती है तो इसका एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है, जिसकी वजह से ये जो बम फेंकता है, अगर टारगेट यहाँ पर है और जहाज़ यहाँ से बम फेंकता है तो ये डायरेक्टली यहाँ पर नहीं आता, बल्कि कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से ये आगे मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ मैन थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स इन कंपार्टमेंट ऑफ एन एक्सेलरेटेड ट्रेन, द बॉल विल फॉल। एक बंदा है और एक्सेलरेटेड ट्रेन में वो बॉल को ऊपर फेंकता है, ठीक है, तो ये बाल कहाँ पर गिरेगा? जो कि जो ट्रेन है वो एक्सेलरेटेड है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। देखिए जब इसने बाल को फेंक रहा था तो उस दौरान बाल और ट्रेन की वेलोसिटी दोनों सेम थी, लेकिन जैसे ही ये बाल इसके कांटेक्ट से गया, ये इसके हाथों से ऊपर गया, तो ट्रेन की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई और बाल की वेलोसिटी वही रह गई। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता, तो बाल की वेलोसिटी वही रह गई, ट्रेन की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, जिसका मतलब है कि बाल गिरने से पहले पहले ट्रेन आगे गया होगा। मतलब ये बंदा जो है आगे गया होगा और बाल बिहाइंड उसके पीछे गिरेगा। अब अगर ट्रेन डिसेलरेटेड हो, वो स्लोइंग डाउन हो, तो फिर ये इससे आगे गिरेगा बाल, और यूनिफॉर्म मोशन हो तो उसके हैंड्स में गिरेगा। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 11, व्हेन द आउटपुट पावर इक्वल्स to one half of the input power, efficiency of the transformer becomes। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर आप इनपुट 100 दे और आपको आउटपुट मिल जाए 50, तो एफिशिएंसी कितना है? 50% है ना। हाफ का मतलब क्या होता है? 50% ही होता है। अगला क्वेश्चन, if the length of a 2 seconds pendulum is L, then the length of a pendulum having a period of 1 second will be। अगर जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड्स है और इसके लिए लेंथ जो है वो L है, तो 1 सेकंड टाइम पीरियड के लिए सिंपल पेंडुलम का लेंथ L कितना होगा, या इसको L डैश कह लें। देखिए लेंथ और टाइम पीरियड किस तरह रिलेटेड है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट L बाय G है, जिसका मतलब है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्क्वायर रूट ऑफ L, ठीक है। लेकिन हमने लेंथ को फाइंड करने के, लेंथ क्या होगा, तो लेंथ को फाइंड करने के लिए बोथ साइड्स पर स्क्वायर ले लेंगे और लेंथ इज रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। अब हमने क्या किया, पहले 2 था अब 1 है, मतलब हाफ कर दिया, टाइम पीरियड हाफ हो गया, तो लेंथ पर क्या इफेक्ट होगा? वो उसके स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप टाइम पीरियड को हाफ कर दे, T/2 कर दे, तो इसका स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब है कि वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। जो L डैश है दैट विल बी इक्वल टू L/4। अब ये जनरल है लेंथ, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में लेंथ की वैल्यू गिवन थी कि L इज 16 मीटर, तो दूसरे केस में L क्या होगी, तो 16/4 इज इक्वल टू 4 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 13, एन इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब्स सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर in a uniform magnetic field। if speed of electron is doubled then radius of the orbit will be। अगर एक इलेक्ट्रॉन वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और हम उसकी स्पीड को डबल कर दे तो ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है? m
V डिवाइडेड बाय क्यू बी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, B कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, M कांस्टेंट, तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू V। अगर V को डबल कर दे तो रेडियस भी डबल हो जाएगा। इनिशियल रेडियस 2 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर का डबल 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस मोशन ऑफ सैंपल पेंडुलम बिकम्स स्लोवेस्ट। स्लोवेस्ट मोशन का मतलब है कि इसका टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, ज़्यादा टाइम में वो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करेगा तो मोशन स्लो होगा। अब टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है, अब 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी है। लेंथ तो दोनों केसेस में कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, हम सिर्फ जी के साथ रिलेट कर लेते हैं कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर रूट ऑफ जी। जहां पर जी की वैल्यू कम होगी टाइम पीरियड वहां पर ज्यादा होगा। अब जी की वैल्यू कहां पर कम होती है, उस पॉइंट पर जो अर्थ से, सरफेस ऑफ अर्थ से ज्यादा ऊंचाई पर हो तो वहां पर जी की वैल्यू कम होगी। अर्थ से इसमें से कौन सा ऑप्शन ज्यादा ऊंचाई पर है, ज़ाहिर सी बात है के टू की ऊंचाई कितनी है, कोई 900 फीट है या कितनी है पता नहीं, तो वहां पर जी की वैल्यू कम होगी और टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू द चार्ज कैरियर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ। हम सबको पता है कि जो सेल है, जो बैटरी है, वो चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करती है, लेकिन ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये हीट एनर्जी से आती है, नहीं आती। ये केमिकल एनर्जी, यस, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या बैटरी के अंदर कौन सी कन्वर्जन होती है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्वेश्चन 16 है, इफ स्पीड ऑफ वेव इज 10 मीटर पर सेकेंड and frequency is 5 hertz, find its wavelength in meters। तो फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू एफ लेमडा है, हमने लेमडा को फाइंड करना है तो V बाय एफ हो जाएगा। वेलोसिटी की वैल्यू 10 है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5 है, तो दिस इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है जनाब। अगला क्वेश्चन है, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज नाउन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का डेफिनेशन है जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड द मोशन विल बी। अगर सोलेनॉइड के एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसका मोशन किस तरह होगा। रिमेंबर, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अलोंग द एक्सिस होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन भी उसी डायरेक्शन में मूव करे तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू एन टू वी क्रॉस बी, जिसका मतलब है कि अगर V और B के बिटवीन एंगल ज़ीरो हो तो F की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो इस केस में नो फोर्स एक्ट्स ऑन एच। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ मैन हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, व्हाट इज ट्रू अबाउट फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अगर एक बंदा, एक मास है, सॉरी, मास हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि उस पर फोर्स तो है, क्योंकि फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट बट नॉन जीरो, नॉन जीरो कांस्टेंट फोर्स एक्ट करता है, इस वजह से एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब अगर ये एक्सेलरेशन में आपको कहा जाए कि लीनियरली एक्सेलरेटिंग, वो इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ, या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग है, तो फिर हम कहेंगे कि इज डायरेक्टली रिलेटेड, सॉरी, फिर ऑप्शन ए कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, फोर्स भी इंक्रीज होता था उस केस में, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन 20 है, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सेप्ट। कौन सा वाला गलत है अबाउट थर्ड लॉ। ऑप्शन ए, फोर्सेस हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, ये तो ठीक बात है। बोथ ऑफ देम हैव अपोजिट डायरेक्शंस, ये भी ठीक है। बोथ आर अप्लाइड ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये भी ठीक है। और डी है, बोथ आर अप्लाइड ऑन सेम बॉडी मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम, ये गलत है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है कि दोनों फोर्सेस सेम बॉडी पर एक्ट करे, जबकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस है वो एक्ट करती है डिफरेंट बॉडीज पर। तो इस वजह से एक्शन और रिएक्शन की वजह से इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता। क्वेश्चन 21 है, अल्फा बीटा इन गामा रेडिएशंस आर एमिटेड फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस व्हेन इट इज हीटेड, नो
क्या रेडिएक्टिविटी के लिए हीट की ज़रूरत होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती बताता हूँ। व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर की जरूरत होती है? नहीं होती। व्हेन इट इंटरैक्ट्स विद अनदर पार्टिकल, इसकी जरूरत होती है? नहीं होती। स्पॉन्टेनियसली। रेडियोएक्टिविटी की डिफिनीशन यही है कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 है, वो न्यूक्लियस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए स्पॉन्टेनियसली, नेचुरली, ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद न्यूक्लियर रेडिएशंस को एमिट करती है, जो कि अल्फा, बीटा और गामा की शक्ल में होती है फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी। और ये किसी एक्सटर्नल कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता, ना टेम्परेचर, ना प्रेशर, ना हीट, किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, ये खुद ब खुद होती है। Question 22. The process of polarization is associated with transverse waves. Polarization सिर्फ और सिर्फ transverse waves में होती है। Question 23. Work done by magnetic force is always zero. क्यों zero? क्योंकि magnetic force पार्टिकल पर परपेंडिकुलरी एक्ट करता है। ठीक है, अगर एक चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो या इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा या इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलरी। तो ये सिर्फ इस चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन को चेंज करता है, लाइक द सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। तो जब मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता, काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करता और काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि वर्क डन इज जीरो। अब ये क्वेश्चन तो सिंपल लग रहा है, लेकिन आपको शायद टेस्ट में पूछा जाए कि द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स इज व्हाट, तो वो भी जीरो है। वर्क डन की बजाय वो भी पूछ सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन भी, वेलोसिटी भी पूछ सकता है। मतलब प्ले कर सकते हैं वो स्टेटमेंट के साथ, लेकिन आपको कंसेप्ट का आना ज़रूरी है। Question 24. A body moves with a constant velocity. It covers x meters in first second and y meters in the next 4 seconds. Then what will be the relation between x and y? Velocity constant है। Velocity constant का मतलब है कि जितना डिस्टेंस उसने फर्स्ट सेकंड में कवर किया उतना वो सेकंड में भी करेगा, थर्ड में भी करेगा, फोर्थ में भी करेगा। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि y मीटर्स के लिए वो 4 सेकंड्स तक मतलब 4 सेकंड्स उसने y डिस्टेंस को कवर किया है। तो मतलब ये है कि y का जो डिस्टेंस होगा ये 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट होगा, 4 टाइम्स ऑफ x होगा, यानी 4x होगा इक्वल टू 4x। अब अगेन ये जनरल इक्वेशन है, आपको वैल्यूज भी गिवन हो सकती है, तो बस आप y और x की वैल्यू पुट करके एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं। Question 25. Ultrasound has frequency greater than 20 kilohertz या 20,000 hertz। जो 20 एंड बिटवीन 20 किलो है, 20 से 20,000 केल्विन के हर्ट्स के बिटवीन जो फ्रिक्वेंसी है, इनको हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड फ्रिक्वेंसी। ये ह्यूमन सुन सकते हैं। इससे जो बिलो है दिस इज इंफ्रासोनिक, और इससे जो अबव है that is called ultrasound या ultrasonic frequencies। 26 है at room temperature which of the following gas has the highest average translational kinetic energy। at room temperature, चाहे आपको क्वेश्चन में रूम टेम्परेचर बोल ले, आपको बोल ले कि एट 50 डिग्री सेल्सियस, आपको बोल ले कि एट 275 केल्विन, लेकिन जब वो टेम्परेचर को स्पेसिफाई कर दे, वो फिक्स कर दे टेम्परेचर को, तो याद रखिए कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो इक्वल होती है 3/2 kT। अब ये 3/2 फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, ये डिपेंड करता है क्या कहते हैं उसको, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर। ये सम कुछ गैसेस के लिए 5/2 है, कुछ के लिए 7/2 है, लेकिन मैंने एक जनरल लिख दिया है। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टेम्परेचर टी टेम्परेचर है। तो जब वो टेम्परेचर को फिक्स्ड कर दे तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी भी फिक्स्ड होगी, चाहे कोई भी गैस हो। फिक्स टेम्परेचर पर सारे के सारे आइडियल गैसेस की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, इक्वल होती है, ऑल हैव इक्वल एज फार एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एट अ सर्टेन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर स्पेसिफिक किया जाए तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सारे आइडियल गैसेस के लिए सेम है। ऑप्शन डी इज ऑलवेज सेम फॉर ऑल गैसेस। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हेन अ बीटा पार्टिकल इज emitted आउट ऑफ एनी न्यूक्लियस इट्स एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1। रिमेंबर बीटा पार्टिकल्स दो तरह के होते हैं, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है कि कौन सा है, तो हम बीटा नेगेटिव को लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि बीटा पॉजिटिव को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं और वो है पॉजिट्रॉन।
तो अगर इसकी बात होती तो वो पॉजिट्रॉन को मेंशन करते। जब पॉजिट्रॉन को या बीटा प्लस को मेंशन नहीं किया तो उनका मतलब बीटा नेगेटिव है और इसकी एमिशन से एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 होता है। बीटा पॉजिटिव की वजह पॉजिट्रॉन की वजह से डिक्रीज बाय 1 होता है। 29 है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का यूनिट क्या है? वोल्ट है जनाब। ये भी नहीं आती तो फिर स्टडी करें। 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट स्पीड ऑफ साउंड। प्रेशर स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट नहीं करता। 31 है इट इज अ नल टाइप ऑफ डिवाइस, इट इज अ नल टाइप रेजिस्टेंस डिवाइस फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा तो वो कौन सा डिवाइस होगा? गैल्वानोमीटर करंट को मेजर करता है, ओम मीटर रेजिस्टेंस को मेजर करता है, एम मीटर भी रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं ना, या किस चीज़ को करता है? अच्छा मुझे ये याद नहीं आ रहा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर पोटेंशियोमीटर है। ये एक नल टाइप रेजिस्टेंस डिवाइस होती है। ये इसकी सिंपल डिफिनीशन है, पोटेंशियल मीटर की डिफिनीशन है। और एम मीटर का मैं भूल गया हो, किसी को पता हो तो बता दे कमेंट में। क्वेश्चन 32 है द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। अगला क्वेश्चन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव बिकॉज। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी अल्फा की वैल्यू नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि सेमीकंडक्टर में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, और रेजिस्टेंस डिक्रीज का मतलब है कि कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, और कंडक्टेंस इंक्रीज का मतलब है कि सेमीकंडक्टर टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ साथ वो की वजह से वो कंडक्टर बन जाता है। कंडक्टर का बिहेवियर या करंट को कंडक्ट करना शुरू करता है। तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन बी है। 34 है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द बैटरी व्हेन बैटरी इज चार्जिंग। सिंपल बुक स्टेटमेंट है, गिवन है कि जब बैटरी चार्जिंग पे लगी हो तो उस केस में टर्मिनल वोल्टेज जो बैटरी का अपना ईएमएफ है उससे ग्रेटर होता है, क्योंकि उनको एनर्जी मिल रही है कंटिन्यूसली, वो चार्जिंग पे है। 35 है इफ वी डबल द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस द कूलम फोर्स वेल। अगर सेपरेशन को हम डबल कर दे तो हमें पता है कि कूलम्बिक फोर्स इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। अगर इसको हम डबल कर दे मतलब इंक्रीज बाय 2 टाइम्स कर दे तो ये तो डिक्रीज होगा, लेकिन कितना डिक्रीज होगा? 2 का स्क्वायर टाइम्स 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 1/4 हो जाएगा। अब ये जनरल फॉर्म है, आपको कह सकते हैं क्वेश्चन में कि दो चार्जेस है जिनके बिटवीन जो कूलम्बिक फोर्स है उसकी वैल्यू है 10 न्यूटन, ठीक है, और इनके बिटवीन का सेपरेशन है आर है 5 मीटर। अगर हम आर को 5 की बजाय कर दे आर डैश, अगर दूसरे केस में हम इसको 15 मीटर कर दे तो इस कूलम्बिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 15 मीटर करने का मतलब क्या है? इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। 5 से 15 कर दिया तो इंक्रीज बाय 3 टाइम्स कर दिया, तो फोर्स जो है वो डिक्रीज बाय 9 टाइम्स डिक्रीज होगा। और 9 टाइम्स डिक्रीज का मतलब क्या है कि 10 न्यूटन डिवाइड बाय 9, तो 10/9 से जो भी आंसर आता है। ये वैसे एक रैंडम एग्जांपल आपको दे दिया कि इस तरह भी पॉसिबल है। क्वेश्चन 36 है by increasing area of the plates and decreasing distance between them the capacitance of capacitor is what? capacitance का फॉर्मूला क्या है? capacitance is equal to area of plates epsilon naught divided by distance between plates या separation of plates। एरिया को हमने क्या किया? बाय इंक्रीजिंग एरिया को इंक्रीज किया तो इसकी वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। एंड डिक्रीजिंग डिस्टेंस को डिक्रीज किया, इनवर्सली रिलेटेड है तो इसके डिक्रीज की वजह से भी कैपेसिटेंस इंक्रीज, तो ओवरऑल कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 37 when a charge q on a capacitor is doubled then energy stored u will be। अगर चार्ज q को हम डबल कर दे तो एनर्जी स्टोर पर क्या इफेक्ट होगा? एनर्जी स्टोर हमें पता है इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। कैपेसिटर सेम है तो कैपेसिटेंस या तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। एनर्जी स्टोर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्यू स्क्वायर। अगर क्यू को हम डबल करेंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 4u। 38 है रेफ्रिजरेटर इज एन एग्जांपल ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम अ बर्स्ट टायर इज एन एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक। क्यों? क्योंकि
हीट एक्सचेंज ज़ीरो होती है। और हीट एक्सचेंज कौन से प्रोसेस में ज़ीरो होती है? एडियाबैटिक प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 40, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम इज 1। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड है। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, टाइम को इस साइड पर ले आए, ये इक्वल हो जाएंगे 1 के। 41, what is the direction of centripetal acceleration for an object moving in a circular path? centripetal acceleration की डायरेक्शन क्या होती है? वो towards the center होती है। अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है अराउंड अ सेंटर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हर पॉइंट पर टुवर्ड्स द सेंटर यानी इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर। ऑप्शन सी। रेडियली का मतलब है कि अलोंग द रेडियस। और रिमेंबर, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। 42 है, the radius of a circular path is doubled while keeping the speed of the object constant, how does the centripetal force changes? अगर रेडियस को हम डबल कर दे और स्पीड कांस्टेंट हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब वी तो कांस्टेंट है, आर के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है, आर को हम डबल करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स हाफ हो जाएगा, इट डिक्रीजेस बाय हाफ। 43 है, द टाइम पीरियड टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज। टाइम पीरियड का डेफिनेशन मांग है। ऑप्शन ए, द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। यस, ये करेक्ट आंसर है। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं फॉर सर्कुलर मोशन। इसमें ऑप्शन बी देखें, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ वाइब्रेशन। एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए टाइम टेकन, उसको भी हम टाइम पीरियड बोलते हैं, लेकिन वो सर्कुलर मोशन नहीं होता, वो वाइब्रेटरी मोशन होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में मांगा है टाइम पीरियड टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन में रिवोल्यूशन को हम कंसिडर करते हैं। 44 है, एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स 10 रिवोल्यूशंस इन 20 सेकंड्स, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियंस पर सेकंड? 10 रिवोल्यूशंस को कंप्लीट करता है 20 सेकंड्स में, रेडियन पर सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड कर लीजिए। तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 रिवोल्यूशंस है डिवाइडेड बाय 20 सेकंड्स है। रिवोल्यूशन पर सेकंड में तो ऑलरेडी हमें गिवन है, लेकिन रेडियन पर सेकंड में मांगा है। अब एक रिवोल्यूशन में कितने रेडियंस होते हैं? 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो ऊपर वाले को 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 करें, ये बन जाएगा रेडियन, और नीचे 20 तो वैसे भी है सेकंड्स में, तो इसको ज़रूरत नहीं है। 10 वन ज़ा 10 और 10 टू ज़ा 20, और ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो आंसर मिल जाएगा हमें पाई रेडियन पर सेकंड। ऑप्शन सी। अब इसका आंसर हमारे मॉक टेस्ट के आंसर की में गलत था, जो ए था वो गलत था। ठीक है, ये एक मिस्टेक हुई है मुझसे। Question 45, a particle moving in a circle of radius 4 meter has a centripetal acceleration of 16 meter per second square. What is the speed of the particle? एक पार्टिकल है जिसका रेडियस हमें गिवन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है और हमें स्पीड फाइंड करनी है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r है। हमने क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू r टाइम्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। स्क्वायर को हटाने के लिए हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पर भी आ जाएगा स्क्वायर रूट आर ए सी। अब इसमें से सिंपली वैल्यूज पुट करें। रेडियस की वैल्यू क्या है? 4 मीटर्स है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या बनता है? 16,464 बनता है ना। तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 एंड दिस वन इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड। आंसर इज 8 मीटर पर सेकंड। 46, in uniform circular motion, what is the relationship between tangential speed and angular velocity? tangential speed का मतलब linear velocity और angular velocity का relation क्या है? तो linear velocity is equal to r omega, या omega is equal to v by r। given option में से v is equal to r omega given है, तो यही हमारा correct answer है। 47, a wheel completes 30 revolutions in 5 seconds,
व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, फ्रीक्वेंसी को फाइंड करें। फ्रीक्वेंसी हम किस चीज़ को बोलते हैं कि एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस करेंगे। 30 सेकंड्स में 5 करते हैं तो एक सेकंड में कितना करेंगे, 30/5 इज इक्वल टू 6 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज, 6 हर्ट्ज। 48 है अ व्हील कंप्लीट्स 30 रिवॉल्यूशंस, ये तो रिपीटेशन है, आई एम सॉरी। 49 द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू, सेल्फ इंडक्टेंस हम किस चीज़ को बोलते हैं किसी कॉइल के बारे में, ये एक कॉइल की एबिलिटी होती है टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या इंडक्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसका अपोजिट क्या है, वो कैपेसिटर है। कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये दोनों एक दूसरे के उलट, आप उलट के कह सकते हैं या एनालॉग का वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो कि थोड़ा सा अच्छा वर्ड है। लास्ट क्वेश्चन इस फर्स्ट टेस्ट का, लेकिन दूसरा पार्ट भी है, दूसरा सेक्शन भी है इसका। टोटल 100 MCQs है। क्वेश्चन 50, a coil with an inductance of 0.5 Henry and a current that changes at a rate of 4 ampere per second, rate of change of current given है और सेल्फ इंडक्टेंस given है। what is the induced EMF in the coil, तो induced EMF इन द केस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला क्या है, -L इंटू DI डिवाइडेड बाई DT। DI डिवाइड बाई DT का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। L सेल्फ इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, माइनस लेंज़ेस लॉ है जो ये चीज़ एक्सप्लेन करती है कि इस EMF की डायरेक्शन क्या होगी, अपने सोर्स को अपोज करेगी, इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। तो -L की वैल्यू क्या है, 0.5 है, और DI डिवाइड बाई DT की वैल्यू क्या है, 4 है। तो 4 का 0.5 या 4 का हाफ क्या होगा, 2 होगा। 2 वोल्ट इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा जनाब एक टेस्ट। अब दूसरे को स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्टली बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। इसको थोड़ा सा पेट करते हैं ताकि नज़र आ जाए, इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। गुड, ये दूसरा सेक्शन है इसका, टोटल 100 MCQs है और मैं कलर चेंज करके रेड कर दूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 1, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी इज, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल में क्या होती है, वो कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन होती है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ ब्रिज रेक्टिफायर ओवर अ सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। दो तरह के फुल वेव रेक्टिफायर होते हैं, एक सेंटर टेप है और एक ब्रिज है। तो ब्रिज का फायदा क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, उसमें सिर्फ डायोड्स होते हैं, 4 डायोड्स होते हैं ब्रिज रेक्टिफायर में। सेंटर टेप में 2 डायोड्स होते हैं, लेकिन इसके साथ एक ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता है। अब अगर हम ब्रिज को यूज़ करें तो हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमें इस ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका एडवांटेज क्या है, नो नीड फॉर अ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। अगला है, अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर ऑफ 5 ओहम and the internal resistance of the battery is 1 ohm. What is the terminal voltage of the battery? हमें कुछ values given है, EMF of the battery given है कि वो 10 वोल्ट है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओहम है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओहम है, और फाइंड करना है टर्मिनल वोल्टेज को। तो टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला क्या है, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू EMF माइनस आई डॉट आर का मतलब आई करंट है और आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेकिन हमें यहाँ पर करंट नहीं गिवन। तो पहले हम करंट को फाइंड करेंगे ओहम लॉ से, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाय आर, और V की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय आर, रेजिस्टेंस कितना है। अब यहाँ पर हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस पुट करेंगे, दैट इज 5 प्लस 1 ओहम, और ये कितना बनेगा 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 6 ओहम, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट द आंसर अबाउट 10 को अगर आप 6 पर डिवाइड करें तो क्या आंसर मिलता है, 1.6 समथिंग मिलता है, 1.6 एम्पेयर, इस तरह का आंसर आपको मिल जाएगा। अब इस करंट की वैल्यू यहाँ पर आई की जगह पुट करें, आर तो 1 है, तो EMF इज 10 वोल्ट माइनस 1.6
6 एम्पेयर आ जाएगा, ये एम्पेयर आएगा ना करंट की, यस एम्पेयर, और इसके साथ साथ ये ओहम भी आ जाएगा, आर 1 ओहम। तो आप इसे माइनस कर लीजिए, यू विल गेट 8.4 वोल्टेज वी। एम्पेयर और ओहम को मल्टीप्लाई करके हमें वोल्ट मिलता है, 8.4 वोल्ट आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 4 है द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द लॉन्च एंगल इज 45 डिग्री, बार बार कर चुके हैं। नेक्स्ट है टू वेव्स आर सेड टू बी इन फेज व्हेन, दो वेव्स कब इन फेज होती है, जब दे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड। क्या ये ठीक है? नहीं है। देयर क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स अलाइन विद ईच अदर, दो वेव्स तब जो है वो इन फेज होती है अगर एक वेव का क्रस्ट ये है, ये क्रस्ट है या ट्रफ है, क्रस्ट है, तो दूसरे वेव का भी यही क्रस्ट हो, और एक वेव का ट्रप अगर ये है तो दूसरे का भी यही ट्रप हो, तो हम कहेंगे कि बोथ ऑफ दीज आर इन फेज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 6 है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ रेक्टिफायर इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेक्टिफायर किस चीज़ के लिए यूज होता है? टू कन्वर्ट एसी एंड टू डीसी, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के इनसाइड कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक फील्ड का? इनसाइड द सोलेनोइड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एन यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। म्यू नॉट क्या है? ये कोर मटेरियल की परमेबिलिटी है, और आई इसमें करंट है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करता है? नहीं करता लेंथ पे डिपेंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्मॉल एन में हमने यूनिट लेंथ ले लिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जब यूनिट लेंथ ले लिया तो लेंथ पर इसकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई, रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन सी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड द करंट थ्रू द सोलेनोइड, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, ये 3 दफा लिखा है सॉफ्टवेयर ने, उसकी गलती। ये 5 kg मास एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए, हम एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एम। फोर्स कितना है? 20 न्यूटन है, और मास कितना है? 5 है। 20 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, if the two projectiles are launched with the same initial speed but at complementary angles, complementary angles का क्या मतलब? कि दोनों का सम इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो क्या होगा? व्हाट अबाउट देयर रेंजेस? देयर रेंजेस विल बी इक्वल। जब दो प्रोजेक्टाइल ऐसे एंगल्स पर लॉन्च हो कि उनका सम, उनका एडिशन इक्वल टू 90 डिग्री हो, मैथमेटिक्स में हम उनको कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, तो दोनों के रेंजेस इक्वल होंगे। Question 10 है how does the speed of an electromagnetic wave in a vacuum compare to speeds in medium with a higher dielectric constant? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वैक्यूम में स्पीड क्या होती है? इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होती है। लेकिन जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में एंटर करती है तो फिर इसकी स्पीड v का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू c बाय एन, मतलब वो n फैक्टर पे बाय फैक्टर ऑफ n डिक्रीज होता है। यहाँ पर n क्या है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, हर मीडियम का ये एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। इस वैल्यू पर हम स्पीड ऑफ लाइट को डिवाइड करेंगे तो उस मीडियम में हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट मिल जाएगा, जिसका मतलब है कि वैक्यूम से कम होगी, स्लोअर देन वैक्यूम, स्लोअर इन द मीडियम, मीडियम में स्लोअर है और वैक्यूम में ज़्यादा है। ठीक है। 11 है व्हाट टाइप ऑफ कोर इज कॉमनली यूज्ड इन पावर ट्रांसफार्मर टू मिनिमाइज एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ट्रांसफार्मर में कोर मटेरियल कौन सा यूज होता है? आयरन कोर, या इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। 12 है द स्पीड ऑफ अ वेव इज डिटरमिन्ड बाय, वेव की स्पीड किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? रिमेंबर वेव की स्पीड सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करते हैं और वो है मीडियम, जिस मीडियम में वेव ट्रेवल करती है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी हमने बात की एन की, तो सिर्फ मीडियम के प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। और जो फ्रेक्वेंसी होती है वो सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करता है कि जो वेव्स का सोर्स है वो कितने फ्रेक्वेंसी के वेव प्रोड्यूस करती है, सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड करती है, और वेवलेंथ वैसे चेंज होता रहता है। क्वेश्चन 13 है at the maximum height of a projectile's trajectory which of the following is true? Option A the vertical component of velocity is zero, maximum point पर vertical velocity zero होती है, yes ये हमारा करेक्ट आंसर है। horizontal velocity throughout the journey constant रहती है, vertical velocity maximum point पर zero होती है।
इफ द नेट वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, अगर नेट वर्क डन पॉजिटिव है मतलब वर्क डन हो रहा है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द ऑब्जेक्ट्स काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें पता है कि जब भी वर्क डन होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। अब वर्क डन पॉजिटिव है, वर्क डन हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। 15. What is the electric field inside a charged spherical conductor in electrostatic equilibrium? Electrostatic equilibrium का मतलब है कि कंडक्टर के ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जब एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अमाउंट सेम होती है और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर। 16 है व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड अ फुल वेव रेक्टिफायर इन टर्म्स ऑफ आउटपुट फ्रीक्वेंसी। आउटपुट फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हाफ वेव और फुल वेव में क्या डिफरेंस है, याद रखें। हाफ वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी देती है वो इक्वल होती है इनपुट के। अगर 5 हर्ट्ज सिग्नल हाफ वेव रेक्टिफायर का इनपुट है तो आउटपुट भी 5 हर्ट्ज होगा। अगर 10 हर्ट्ज है तो वो भी आउटपुट भी 10 हर्ट्ज होगा। फुल वेव में ये डबल होती है। जो आउट फ्रीक्वेंसी है ये 2 टाइम्स इनपुट की होती है। अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी ये इनपुट है सॉरी अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है फुल वेव रेक्टिफायर में तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज होगी। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज ट्वाइस दैट ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर, उसके डबल के इक्वल होती है। और ये क्यों होती है, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर एक साइकिल को ब्लॉक करती है, एक को अलाउ करती है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर वो दोनों को अलाउ करती है, नेगेटिव साइकिल को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके अलाउ करती है। तो दो एक साइकिल से दो बन जाते हैं। क्वेश्चन 17 है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप। अगर एक सर्कुलर लूप है और वो करंट को कैरी करते हैं तो डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे, राइट हैंड रूल से फाइंड कर लीजिए। तो दिस विल बी अबाउ द प्लेन या इस प्लेन का परपेंडिकुलर होगा। तो टेंजेंशियल टू द लूप नहीं होगा, रेडियल आउटवर्ड फ्रॉम द लूप, रेडियल नहीं होगा, अलोंग द रेडियस। अलोंग द रेडियस का मतलब है कि इसके सेम प्लेन में एग्जिस्ट करता है, तो सेम प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करता, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप करता है। 18 है हाउ डज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर चेंज व्हेन इट्स प्लेट सेपरेशन इज डबल्ड व्हाइल द कैपेसिटर रिमेन्स कनेक्टेड टू अ बैटरी। कनेक्टेड टू अ बैटरी का मतलब है कि जो चार्ज ऑन कैपेसिटर है वो कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है। हम सिर्फ एक चीज़ को चेंज करते हैं और वो है सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, डी को हम चेंज करते हैं। तो एनर्जी स्टोर पर क्या इफेक्ट होगा। अब एनर्जी स्टोर डायरेक्टली डी पर डिपेंड नहीं करता सेपरेशन पर, लेकिन एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या है। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला है हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। ये कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है और कैपेसिटेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, सेपरेशन पर डिपेंड करता है। ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी है। अब हमने सेपरेशन को क्या किया है, हाउ डज द एनर्जी स्टोर चेंज व्हेन इट्स प्लेट और डबल किया है, हमने इसको डबल किया है 2 टाइम्स किया है, तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा बाय 2 टाइम्स, ये हाफ हो जाएगा। और यहाँ पर अगर कैपेसिटेंस हाफ हो जाए डिक्रीज हो जाए तो एनर्जी स्टोर वो इंक्रीज हो जाएगा, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा, ऑप्शन सी है। 19 है विद एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द ऑब्जेक्ट्स मोशन। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ऑब्जेक्ट इज स्लोज डाउन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन की एक और बात वो ये है कि जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं या एंटी पैरेलल टू वन अनदर होते हैं। क्वेश्चन 20 है इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल तो काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वी स्क्वायर। अगर वी को हम डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी के डैश विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, क्वाड्रपल्स। 21 है इन विच ऑफ द मीडियम डू साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट। सबसे ज़्यादा तेज़ कौन से मीडियम में जाती है साउंड वेव्स, सॉलिड के अंदर, उसके बाद लिक्विड, फिर गैसेस और फिर वैक्यूम्स। 22 है इन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन आर डिपेंड ऑन ईच अदर। नहीं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, वो कांस्टेंट रहता है, और जो वर्टिकल है वहाँ पर कॉन्स्टेंटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में
ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। 23 है, हाउ डज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चेंज इफ अ डाइलेक्ट्रिक विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम ऐड कर दे जिसकी वैल्यू k है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा बाय अ फैक्टर ऑफ k। अब k की वैल्यू ऑप्शन सी है, ठीक है। अब k की वैल्यू अगर आपको गिवन हो कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस वो 10 फेराड है, और हमने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को प्लेस किया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, k की वैल्यू 3 है, तो अब इसका कैपेसिटेंस कितना इंक्रीज होगा या फाइनल कैपेसिटेंस कितना होगा, तो बाय फैक्टर ऑफ 3 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 30 फेराड वो हो जाएगा। 24 in an ideal transformer, what is the power loss due to core and winding resistance? एक आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर लॉस इन दो चीज़ों की वजह से कितनी होती है, वेंडिंग और कोर मटेरियल की वजह से 0 होती है आइडियल ट्रांसफार्मर में, ठीक है। 25 है, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय, फार्मूला सिंपल पूछा है तो फार्मूला इज BIL sin थीटा, ऑप्शन बी। 26 है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन कॉल्ड। एक वेव है जिसका ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये एक वेव है अगर, और दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड इसको बोलते हैं। 27, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या है, AC को DC में कन्वर्ट करते हैं, नहीं ये रेक्टिफायर का काम है। दूसरा है एम्पलीफाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, नहीं ये एम्पलीफायर का काम है। C टू चेंज द वोल्टेज लेवल ऑफ AC सिग्नल्स, ये करेक्ट है, वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज करता है। 28 है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्लोज्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज़ का प्रोपोर्शनल है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्लोज सर्कल में क्या है, गॉसेस लॉ है, दैट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ और सिर्फ चार्ज इनक्लोज पर डिपेंड करता है, ऑप्शन बी है। 29, in an AC generator, what happens to the output voltage if the load resistance is increased significantly? अगर हम लोड को इंक्रीज करें तो AC जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज पर क्या इफेक्ट होगा। आप लोड को इंक्रीज करें डिक्रीज करें, जनरेटर का वोल्टेज वो कांस्टेंट रहेगा, वो अपने हिसाब से आपको वोल्टेज प्रोवाइड करता रहेगा। 30 है, if the distance between two parallel current carrying wires is half, हाउ डज द फोर्स बिटवीन देम चेंज। अगर डिस्टेंस को हम हाफ करें तो फोर्स कैसे चेंज होगा, एम्पेयर्स लॉ से हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई R। अब अगर डिस्टेंस का मतलब है कि फोर्स इज इनवर्सली रिलेटेड टू R, अगर इसको आप हाफ कर दें तो फोर्स 2 टाइम्स हो जाएगा, इट इज डबल्ड। आगे है ना ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट, इफ वन ऑफ द डायोड इज फेल्स, अगर एक डायोड फेल हो जाए ब्रिज रेक्टिफायर में, टोटल 4 होते, एक ने काम छोड़ दिया तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस टू आउटपुट, आउटपुट को क्या होगा। देखिए ब्रिज रेक्टिफायर में टोटल 4 डायोड्स होते हैं ना, लेकिन इनमें से 2 हर एक साइकिल में एक्टिव होते हैं, 2 वो ब्लॉक करते हैं, 2 अलाउ करते हैं। तो अगर इन 2 में से एक काम छोड़ जाए तो ये दोनों काम छोड़ जाएंगे, मतलब एक एक जो वो कन्वर्ट करते हैं सिग्नल को, वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएंगे या ब्लॉक हो जाएंगे, और सिर्फ 2 काम करते रहेंगे, जिसका मतलब है कि ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रिज रेक्टिफायर से हाफ वेव रेक्टिफायर बन जाएगा। सो द आउटपुट बिकम्स अ हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल, ऑप्शन बी है। 32, which of the following best describes the trajectory of projectile when launched at an angle with the horizontal। तो प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, पैराबोला होता है। 32 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर। कंडक्टर के लिए अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। आगे है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, व्हाट हैपेंस टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या अपने कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा।
35 है द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन, टाइम ऑफ फ्लाइट किस चीज़ पर डिपेंड करता है? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? 2vi sin थीटा या vi sin थीटा डिवाइड बाई जी है। यहाँ पर 2 है या नहीं इसको थोड़ा कंफर्म कर ले, लेकिन vi sin थीटा किस चीज़ के इक्वल है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पर डिपेंड करते हुए ऑप्शन बी है। आखिरी 15 दी कलीमा बस लग काट Warbushbaran वर्ष याला kada shayna biarus to dating gena shamkat pole mana 36 है according to Kirchhoff's current law the sum of currents entering a junction is equal to the sum of currents। ये Kirchhoff's law की definition आपको given है कि जो किसी पॉइंट पर entering currents है तो वो equal to outgoing current होती है। अब आपको कहते हैं कि if three currents I1 I2 and I3 meet at the junction and I1 और I2 की वैल्यू गिवन है, एक 5 है एक 3 है। व्हाट इज I3 को फाइंड करें if लीविंग करंट इज 10 एम्पेयर। अगर लीविंग करंट वो 10 एम्पेयर है तो एंटरिंग करंट भी 10 एम्पेयर होगा। अब एंटरिंग करंट 3 है और इनमें से दो की वैल्यूज गिवन है, एक 5 है एक 3 है प्लस 3, एक x है जो कि हमने फाइंड करना है x, और टोटल कितना होना चाहिए? ये 10 होना चाहिए। तो x कैसे फाइंड करेंगे? 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 प्लस x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू अगर 8 उस साइड पर चला जाए तो ये माइनस हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। ठीक है, अब तीनों को ऐड करके 10 आंसर आपको मिल जाएगा। 37 है a 12 volt battery is connected to a 4 ohm resistor, what is the current flowing to the resistor। करंट हमने फाइंड करना है, वोल्टेज और रेजिस्टर हमें गिवन है। तो फार्मूला क्या है? V इज इक्वल टू आई आर है, I को हमने फाइंड करना है तो I इज इक्वल टू V बाय आर। V की वैल्यू क्या है? 12 है और R की वैल्यू 4 है, इज इक्वल टू 3 एम्पेयर। ऑप्शन है 38 which component is used in rectification to smooth out the ripples in the DC output। कैपेसिटर को हम इस पर्पस के लिए यूज करते हैं। 39 what is the function of commutator in an AC generator। AC जनरेटर में कम्यूटेटर का फंक्शन क्या होता है कि वो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, टू रिवर्स द करंट ऑफ डायरेक्शन, करंट फ्लो के डायरेक्शन को रिवर्स करता है। 40 है इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इंक्रीज, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम इंक्रीज कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एट पॉइंट क्या हो गया? हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, यहाँ पर डिवाइड बाई आर। नेगेटिव का मतलब क्या है? अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज। अब इसका आंसर भी की में रॉन्ग था। 41 for a given AC input voltage, how does the peak DC output voltage of a bridge wave rectifier compare to that of a center tape full wave rectifier। सेंटर टेप में क्या होता है? दो डायोड्स होते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड्स होते हैं और डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सेमीकंडक्टर डिवाइस का मतलब है कि इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 0.7 वोल्ट है, हर एक डायोड 0.7 वोल्ट वोल्टेज को ड्रॉप करता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर में 4 है, उसमें ज़्यादा ड्रॉप आएगा, सेंटर टेप में कम ड्रॉप आएगा। ब्रिज रेक्टिफायर ज़्यादा वोल्टेज को ड्रॉप करेगा तो उसका जो आउटपुट पीक वोल्टेज होगा वो कम होगा देन द सेंटर टेप रेक्टिफायर। तो द पीक डीसी आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ ब्रिज रेक्टिफायर इज लोअर, वो कम होता है। अगला है द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अक्रॉस अ सरफेस इज जनरली नेगेटिव। फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क डन को करता है, वर्क डन इज नेगेटिव। 43 है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। वही फार्मूला जो अभी हमने लिख दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ आर, ये हमने लिख दिया, पोटेंशियल का नेगेटिव होता है ग्रेडियंट। तो अब हमसे पोटेंशियल डिफरेंस मांग रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे फाइंड करते हैं? माइनस वी इज इक्वल टू ई डॉट आर है और माइनस को इस तरफ पर ले आए तो माइनस ई डॉट आर, और आर की जगह पर यहाँ डी यूज हुआ है। ठीक है, वही डिस्टेंस है लेकिन आर की जगह डी यूज हुआ है। 44 which type of rectifier allows current to flow during both half cycles। both half cycles मतलब फुल वेव रेक्टिफिकेशन, और फुल वेव रेक्टिफिकेशन कौन से केस में होती है? फुल वेव रेक्टिफायर में भी होती है, ब्रिज रेक्टिफायर में भी होती है। तो बोथ ए बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। 45 what is the shape of the velocity time graph for an object moving with uniform acceleration। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसका मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लीनियरली विद टाइम। अगर ये टाइम है और ये वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये ग्राफ होता है।
ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन है और इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। आप ये कहेंगे कि सर ये भी तो स्ट्रेट लाइन है हॉरिजेंटल, लेकिन इसका स्लोप ज़ीरो है। ये जो पैरेलल टू हॉरिजेंटल एक्सिस होती है उसका स्लोप ज़ीरो होता है, और जो पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस होती है उसका स्लोप इनफाइनाइट होती है। ये भी सीख ले। 46 से वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन। कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन सिर्फ और सिर्फ फील्ड के अंदर इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, ये पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करता। 47 एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू जीरो होती है। तो जीरो वेलोसिटी का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो होगी। ऑप्शन सी है। 48 an object undergoes uniform acceleration. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है एक ऑब्जेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इट्स वेलोसिटी इज ट्रू। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि वेलोसिटी टाइम के साथ साथ लीनियरली इंक्रीज हो रही है। अभी हमने ग्राफ भी ड्रा किया उसका, बी द वेलोसिटी इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम। लास्ट दो क्वेश्चन है। 49 है इन एन आर एल सी सर्किट। आर एल सी का मतलब इसमें एक रेजिस्टर होगा, एक इंडक्टर होगा और एक कैपेसिटर होगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट होगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर द रूट एल सी। ठीक है, ये 2 पाई है या पाई है, 2 पाई है। ठीक है, तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। अब इसमें कहीं पर रेजिस्टेंस का टर्म नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब ये रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगी। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस अमेजिंग से लेक्चर का कि द एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल। अब ये डिस्प्लेसमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन गिवन ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तो उसको टैग करें, अगर डिस्टेंस गिवन हो तो उसको टैग करें। आई होप के कुछ ना कुछ समझ आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।